वो बेबसी से अपने बाप को देख रही थी। फिर उसके लब फड़फड़ाए। कबूल है। आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे और गालों पर फिसल गए। उसने चेहरा उठाए जाजिम शाह को देखा, मगर नजर बाजू तक ही जा सकी। फिर वो चेहरा झुका गई। बहुत छोटी थी जब माँ की मौत हो गई। सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, खुद को खुद ही संभाला, मगर फिर भी सब्र और शुक्र किया। लेकिन बाप की जुए की लत ना गई। बाप की हर बुरी बात वो खामोशी से सुन लेती। बाप तो उसे बेटी होने को भी ताने देता, और फिर ये ताने उसकी माँ तक पहुंच जाते कि वो बेटी पैदा करके खुद मर गई। इकलौती भी थी, सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारती। 20 साल की हुई तो बाप जुए में सब कुछ हार गया। वो लोग घर लेना चाहते थे, मगर वो शख्स अपना घर कैसे देता। इसलिए इस हवस के पुजारियों की नजर इस खूबसूरत लड़की तक गई, तो उसकी बेटी की डिमांड करने लगे। बाप इंतहा का बेशरम और ढीठ था, जो हमेशा बेटी को बोझ समझता आया, लम्हों में मान गया। जैसे ही वो बात अनिया को पता चली, उसने फौरन अपनी इज्जत बचाने के लिए भागने का फैसला कर लिया। रात के उस पहर बाप के घर से गायब होने का फायदा उठाते वो घर से भाग गई और अपने उस मिडिल क्लास मोहल्ले से बाहर निकली और सड़क पर आई, मगर सामने से आती गाड़ी को ना देख सकी और उस शख्स की गाड़ी से टकरा गई। मुकाबल किसी लड़की को टकराते देख गाड़ी से बाहर निकला और उसे सहारा देकर खड़ा किया, और उसके सर पर हल्की सी चोट आई थी। तुम ठीक तो हो? उसने नरमी से पूछा। अनिया ने दो पलों के लिए उस शख्स को देखा। जो कोई भी था बहुत खूबसूरत था। सूट बूट पहने, शक्ल से ही बहुत अमीर लग रहा था, और था भी बहुत पुरकशिश और दिलकश। 29-30 साल वो शख्स खूबसूरती की मिसाल था। अनिया घबराकर पीछे देख रही थी। क्या हुआ? किसी से डरकर भाग रही हो? वहां क्या देख रही हो? उसने अनिया को पीछे देखते पाकर कहा, प्लीज मेरी मदद करो। वो रोने लगी। बेसाख्ता ही अनिया का ना जाने क्यों इस अजनबी से मदद मांगने और उस पर एतबार करने को दिल किया था। क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो भी लड़की की मासूमियत देखते शायद उस पर मन मिटा था। वो मेरे अब्बा, वो मुझे जुए में हार गए। वो लोग कुछ देर में आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वो बहुत गंदे लोग हैं, एक नंबर के गुंडे और बदमाश है। सारे मोहल्ले की लड़कियां उनसे डरती हैं। वो लोग मुझे नोच डालेंगे, प्लीज मेरी मदद करो। जाजिम शाह को उस पर बहुत तरस आया। मेरे साथ आओ, अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं खुद इस मसले का हल निकालूंगा, और तुमसे वादा करता हूँ कि कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। जाजिम ने बहुत उम्मीद से कहा था। कैसी अजीब बात थी कि अपने सगे बाप से डरकर आज भाग गई थी और किसी अजनबी पर भरोसा कर रही थी। जैसे ही वो लोग घर वापस आए तो अब्बा के साथ वो लोग अनिया को लेने के लिए आगे थे। इससे पहले कि उनमें कोई भी शख्स आगे बढ़कर अनिया का हाथ पकड़ता, दरमियान में ही जाजिम शाह का हाथ उठ गया। खबरदार, अगर लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा। वो चीखा था। तो तुम हमारे हाथ रोकोगे? हो कौन तुम, और लगते क्या हो हमारे? उसका बाप लड़की को जुए में हार चुका है। मुकाबिल भी उसी गुस्से से दहाड़ा। कीमत बताओ। जाजिम शाह ने इत्मीनान से कहा। अनिया का हाथ अब तक पकड़ रखा था। अनिया तो हैरत से अपना हाथ उस शख्स के हाथ में देख रही थी। क्या कहा? वो सब कहकर लगा कर हंसे। मैंने कहा लड़की की कीमत बताओ, मैं उससे दुगनी दूंगा। वो बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। 50 लाख। चारों में से एक ने सोचते हुए बताया। 1 घंटे में तुम लोगों को 1 करोड़ मिल जाएगा। इससे पहले लड़की को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जाजिम शाह अपना मोबाइल निकाले अब किसी को फोन कर रहा था। 1 करोड़ का सुनकर तो अनिया के बाप के मुंह से लालच की राल टपकने लगी। वो सीधा अनिया के बाप के सामने आया। मुझे अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करना है। और अनिया साकित रह गई। वो अनिया की जाने पलटा। अगर तुम चाहती हो कि मैं इन सब में तुम्हें महफूज रखूं, तो मुझसे अभी और इसी वक्त निकाह के लिए हामी भर लो, वरना मुझे कोई मसला नहीं, तुम अपना मामला खुद ही संभाल लेना। पुरसुकून लहजे में कहते उसने अनिया का हाथ छोड़ दिया। अनिया ने पलटकर एक नजर उन चारों मर्दों को देखा, फिर घबराकर जाजिम शाह को देखा। मुझे मंजूर है। उसे फैसला करने में सिर्फ लम्हे लगे थे, और अगले 1 घंटे बाद उनका निकाह हो चुका था। बहुत उम्मीद से बाप की तरफ उसने देखा, मगर उसके बाप ने एक बार भी निकाह रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की थी। निकाह के बाद वो अनिया का हाथ पकड़कर उस जगह से निकलता चला गया। उसे गाड़ी में बिठाकर वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जब गाड़ी मंजिल पर रुकी तो अनिया को होश ला रही। उसने गाड़ी पोर्च में लाकर रोकी, फिर गाड़ी से उतरा और दूसरी साइड पर आकर दरवाजा खोला तो अनिया होश में आई। आ जाओ, घर आ गया। वो खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रखते गाड़ी से बाहर निकल गया। अनिया ने जैसे ही आसपास नजरें दौड़ाई तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि वो बहुत ही खूबसूरत बंगला था, बिल्कुल एक महल जैसा, और बहुत बड़ा था।
वो किसी तितली की तरह मबहूत सदा चारों तरफ देखकर आगे बढ़ रही थी। और बहुत ज्यादा रोशन महल था, हर तरफ लाइट्स चल रही थी। जाजिम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल रहा था और अब वो अनिया से आगे बढ़ चुका था। उसकी तकलीफ में चलती लाउंज से अंदर दाखिल हुई तो आंखें चंदी आ गई। वो अंदर से भी बहुत खूबसूरत महल था। उसी तकलीफ में चलती सीढ़ियां चढ़ती हैरत से आसपास देख रही थी। जब वो मतलूबा कमरे का दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ तो वो भी कुछ झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गए। ये हमारा कमरा है, तुम आज से यही रहोगी। किसी भी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो किसी भी मुलाजमा से कह सकती हो। मुलाजमा से नहीं कह सकती तो ट्रक मुझसे भी कह सकती हो। मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ। मॉम डैड अपने एक ट्रिप पर अभी अभी मुल्क से बाहर हैं। वो भी कल शाम तक आ जाएंगे। अभी कुछ देर में मुलाजमा तुम्हें ड्रेसेस दे जाएगी। उनमें से जो भी पसंद है वो शॉवर लेकर चेंज कर लेना। उसके बाद रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए खाने का कहता हूँ। उसे तमाम तफसीलात समझाता वो कमरे से बाहर निकल गया। अन्या हैरत से इतने बड़े और इतने खूबसूरत महल को देखती रह गई। कुछ देर बाद मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। मैम, ये आपके कुछ ड्रेसेस हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। अन्या अभी तक हैरत से इतने महंगे लिबास देख रही थी, फिर कुछ समझ ना आई कि कौन सा निकाले। मगर जैसे एक ब्लैक ड्रेस पर नजर उठी तो अन्या का दिल बहुत जोर से धड़का। उसने वो ड्रेस पकड़ लिया। मैं ये बाकी ड्रेस आपके कवर्ड में लगा देती हूँ। मुलाजमा इतना कहती ड्रेसिंग रूम में जा चुकी थी, मगर अन्या कुछ ना समझ सकी। शॉवर लेने की नीयत से वो वॉशरूम में दाखिल हुई तो इतना बड़ा और शाहाना वॉशरूम देख वो आंखें हैरत से उसकी फटने के करीब आई कि ये उसकी किस्मत थी या उसका नसीब था कि इस छोटे से घर से निकलकर इस महल में आकर रहेगी। उसके दिमाग में ढेरों सवाल आ रहे थे, मगर जवाब कोई भी ना था। वो आधे घंटे बाद शॉवर लेकर बाहर निकली तो एक दूसरी मुलाजमा टेबल पर खाना रख रही थी। अब खाना खा ले मैम, सर किसी अर्जेंट काम से गए हैं। अन्यम बिना कुछ कहे सोफे तक आई, फिर वहां बैठकर खाना खाने लगी। उसे बहुत भूख लग रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि अब्बा मुसलसल जुआ हारते जा रहे थे। मगर अब खाना खाते उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। खाना खाने के बाद वो सारे बर्तन कवर करके वहीं एक साइड पर रखकर बेड तक आई। फिर बेड को अपने हाथ से छू कर देखा, कितना नरम था। सारी जिंदगी उसने इतना नरम बिस्तर छूना तो दूर देखा तक नहीं था। उसने एक नजर दरवाजे की जाने देखा, जो कि बंद था। फिर वो जल्दी से बेड पर लेट गई। उसने अपना वजूद हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। उस सुकून का एहसास उसे कभी नहीं हुआ था। वो खुलकर मुस्कुराई और चंद ही पलों में वो उस नरम बिस्तर पर सो चुकी थी। आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और जाजिम अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे एक मुलाजमा थी। वो बर्तन उठाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। जाजिम दरवाजा लॉक करता बेड की जानिब आया और उसे देखकर होंठों के कोनों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो कदम कदम चलता बेड तक आया और उसके पास आकर देखता रहा। शॉवर लेने के बाद उसका हुस्न मजीद निखर गया था। जाजिम के लबों को गहरी मुस्कुराहट टच हुआ। फिर वो सर चटक ब्लैंकेट खोलकर उस पर देने लगा। अपना कोट उतारकर वही सोफे पर रखा। अपनी शर्ट की दो बटन खोलकर वो बेड तक आया। फिर दूसरी साइड पर लेटकर अनिया की जानिब करवट ली और उसे देखते ही वो मुस्कुराने लगा। एक बार फिर ब्लैंकेट पकड़ा और इस बार खुद पर भी लिया, और कब उसे देखते वो सो गया उसे एहसास ही ना हुआ। न जाने रात के किस पहर उसकी आंख खुली तो नजरें सीधा जासिम पर गई, जो कि बेड पर ऊंधे मुंह चेहरा किए उसके ऊपर करीब किए गहरी नींद सो रहा था। उसे अपने इतने करीब देखते अनिया के गाल सुर्ख हो गए। न जाने कब वो वापस आया। अनिया को एहसास तक न हुआ। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर इसने ये निकाह क्यों किया, उसका मकसद क्या था। वो कहाँ इतनी खास थी कि ऐसे शख्स की बीवी बनती। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। जब कानों में अजान की आवाज पड़ी तो वो होश में आई। धीरे से बेड से उठी, मगर उसका दुपट्टा आधा जाजिम के नीचे था। अब उसे अपना दुपट्टा निकालना था। उसने एहतियात से जाजिम का बाजू एक साइड करके दुपट्टा निकालना चाहा, मगर बहुत एहतियात के बावजूद भी वो जाजिम की नींद खराब कर चुकी थी। जाजिम ने अपनी मूंदी मूंदी आंखें खोले अनिया को देखा। क्या मसला है, इतनी सुबह क्यों उठ गई हो? वो आध खुली आंखों से सवाल पूछ रहा था। अनिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो मुझे नमाज पढ़नी है, वो हल्की सी आवाज में मिनमिनाई। हाँ तो पढ़ो, इसलिए रोका है? वो अपना बाजू उठा चुका था। अनिया ने दुपट्टा गले में डाला। जाजिम अब रुख मोड़े दोबारा सोता बना। वो वॉशरूम में चली गई और चंद मिनट बाद ही वजू किए वॉशरूम से बाहर निकली। अब समझ नहीं आई कि नमाज कहाँ अदा करे। कमरे में कहीं भी जाए नमाज नजर न आया।
वो दोबारा बेड तक आई और जाजिम के पास खड़ी हुई। समझ नहीं आ रही थी कि उसे उठाए कैसे, और जैसे अपने वजूद पर उसकी नजरें बंद आंखों से महसूस कर सकता था। अब ऐसे खड़ी होकर मुझे क्यों देख रही हो? बंद आंखों से ही सवाल पूछ रहा था। वो जाए नमाज नहीं मिल रही। वो एक बार फिर से बेबसी से बोली, साइड टेबल दराज खोलो, मिल जाएगी। उसने हाथ से बेड साइड टेबल के निचले दरवाजे दराज की जनम इशारा किया। अनिया ने साइड टेबल दराज खोला तो जाए नमाज मिल गया। एक बार फिर जाजिम को देखा, कुछ कहने के लिए लब खोले मगर फिर खामोश हो गई। अब क्या है? जाजिम की नींद में डूबी आवाज उभरी। वो आपने नमाज नहीं पढ़नी? अनिया ने सवाल पूछ ही लिया, जिसे तंग कर रहा था। जाओ यहाँ से अनिया। वो एक ही रात में उस लड़की से जच हो चुका था। इस बार को सुनती कि अनिया मजीद शर्मिंदा हो गई। सॉरी। वो इतना कहते जल्दी से ड्रेसिंग रूम में भागी और वहां जाकर नमाज अदा करने लगी। 10 मिनट बाद बाहर निकली तो जाए नमाज वापिस उसी जगह पर रखी। अब वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। जाजिम ने चेहरा मोड़े उसे देखा। ऐसे वहां क्यों खड़ी हो? और लाइट्स बंद कर दो प्लीज। जैसे उसकी नींद खराब हो गई थी। अनिया खिड़की के पर्दों तक आई और पर्दे खींचकर बराबर किए, और अब कमरे में अंधेरा छा गया। मगर वो अभी भी उलझन का शिकार थी। नजरें भनक भटक कर जाजिम के वजूद पर जा रही थी। अगर तुम ऐसे ही मुझे घूरती रही तो मैं सो नहीं सकता। क्या मसला है वो बताओ। अब उसने आंखें खोले अनिया को देखकर पूछा, वो अब मैं क्या करूं? जाजिम हैरान हुआ। क्या मतलब क्या करूं? सुकून से सो जाओ। अनिया मजीद हैरान हुई। मगर मुझे फजर की नमाज के बाद सोने की आदत नहीं है। वो चेहरा झुकाए बता रही थी। तो आदत बना लो, सो जाओ। अनिया मैं फिलहाल बहुत थका हुआ हूँ, सिर्फ सोना चाहता हूँ। अगर यहाँ तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक इसे मैं बहुत भयानक सजा दे चुका होता। तुम्हें नींद नहीं आ रही तब भी यहाँ आओ और सो जाओ, क्योंकि अगर मेरी नींद अब खराब हुई तो मैं फिर तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। फैसला तुम्हारा है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था अनिया समझ गई थी। जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गई, और उसकी इतनी फुर्ती पर जासिम शाह के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसके करीब हुआ और उसे अपने हिसार में लेता, अपना सर उसकी गर्दन में छुपाते दोबारा नींद की वादियों में उतर गया। मगर अनिया को साकित कर गया। वो सांस रोके उसे अपने इतने करीब दिख रही थी। अगर उसे यहाँ से हिलती तो जाजिम की नींद खराब हो जाती, तो यकीनन उसे बुरा क्यों ना होता। वो बेबसी से आंखें मीच गई। फिर कब नींद का गलबा तारी हुआ वो समझ ना सकी। दोबारा आंख दोपहर के 12 बजे खुली। जब वो उठी तो जाजिम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहा था। वो फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। जब बाहर आई तो मुलाजमा नाश्ता कमरे में ला चुकी थी। नाश्ता उसने अनिया के साथ कमरे में किया था। उसके बाद वो घर से बाहर निकल गया। फिर शाम को आया और अनिया सारा दिन कमरे में ही रही। वो अपने वालिदैन के साथ वापस आया था। उसे मुलाजमा ने बताया था कि अनिया को अच्छा ना लगा ऐसे कमरे में बंद रहना, इसलिए उनको सलाम करने की नीयत से कमरे से बाहर निकल आई। वो अपनी माँ के सामने बैठा था, जो शदीद गुस्से में थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जाजिम शाह? किसी भी राह चलती 2 टके की लड़की से निकाह किए उसे यहाँ उठा लाए? मिसेस शाह चिल्लाई थी। जाजिम पुरसुकून उनके सामने बैठा था। रिलैक्स मॉम, क्या हो गया है? लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, आप पूछे मत क्यों कितनी हसीन है। वो कहीं खोए हुए अंदाज में बोला था। मेरे साथ की लव एट फर्स्ट साइट वाले ड्रामे मत करो। मेरी बहू सिर्फ मेरी बांझी सानिया बनेगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। और इसके अलावा मैं किसी दूसरी लड़की का वजूद अपने इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनका गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप ठीक कह रही मॉम, आप लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं रखती। मैं भी नहीं रखता था। पूरे 1 करोड़ में खरीद कर लाया हूं मैं इसे, और आप मुझे धमकी देते भूल गई है जो इस सन की औरत ने दी थी कि अगर मैंने इसके अलावा किसी और से शादी की तो मेरी बीवी को मार देगी। अब सानिया की जान को तो हम खतरे में नहीं डाल सकते ना मॉम, इसलिए सानिया की जान बचाने के लिए किसी की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी ना। मैं आपकी बात मानकर सानिया से शादी करूंगा, लेकिन अगर किसी ने उसे जान से मार दिया तो उसके लिए हमें दुनिया के सामने किसी और को बीवी बनाकर पेश करना होगा। सोचे मॉम, मैं सानिया से छुप कर निकाह कर लूंगा। इस तरह किसी को भी पता भी नहीं चलेगा और सानिया महफूज रहेगी। और अनिया, उसका क्या? उसके बस एक ग्रैंड रिसेप्शन करवा देंगे ना, ताकि सारी दुनिया जान जाए कि मैंने शादी कर ली है। और अगर ये हमला हुआ तो अनिया हर तरफ अनिया पर ही होगा। और मिसेस शाह किसी गहरी सोच में डूब गई। आई स्वेयर मॉम, मैं सिर्फ सानिया से मोहब्बत करता हूँ।
अनिया सिर्फ एक कवर है। आप भूल गई उस लड़की को जो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और कमरे के बाहर खड़ा वो नाजुक वजूद जल्जलों की जद में था। धोखा, इतना बड़ा धोखा। वो जिस अपनायत को दिल लगी समझ रही थी, वो तो उसकी मौत पर खुशियों के महल महल तामीर करना चाहता था। किसी ने अनिया के जख्मी वजूद को जैसे आखिरी कील ठोक दी थी। उसने जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा किया, और उस शख्स ने कैसे टुकड़े किए, इससे ज्यादा मजीद खड़े होना उसके लिए नामुमकिन था। वो अपने जख्मी वजूद को घसीटती वापस कमरे में चली आई। लेकिन अगर ये अनिया मर गई तो? मिसेस शाह ने किसी खदशे के तहत पूछा। तो क्या मॉम, फिर किसी बेचारी गरीब लड़की को खरीद लाऊंगा, लेकिन सानिया को एक खराश भी नहीं आने दूंगा। सानिया से पूछते, अगर वो अपनी सोशल लाइफ खत्म करके मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। एक अनिया मरेगी तो मैं 100 और ले आऊंगा। और मिसेस शाह ने फटी फटी निगाहों से जासिम शाह को देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कि शादी कोई बच्चों का खेल है जो तुम गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करोगी? और सानिया ऐसे घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मिसेस शाह तलख हुई। कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप अपनी बांझी पर एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो गरीब भी किसी की बेटी है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो धमकी देने वाली कोई और नहीं, सानिया ही है। मेरी क्लास वालों को बेदर्दी से मारने वाली आपकी प्यारी बांझी सानिया ही है, क्योंकि वो मुझे किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मेरे पास हर बात का सबूत है। आपको पता है, वो यहाँ आकर हमारे इतने बड़े महल में हुकूमत करना चाहती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी गुर्बत देखी है और बाप की दौलत देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और इसीलिए उसे मुझसे शादी करनी है। और जहां तक रही बात अनिया की, तो हाँ, अनिया बहुत बुरी होगी, लेकिन वो आपकी तरह एक बहुत मजबूर और बेबस और लाचार बेटी है। मॉम, उसका बाप उसे जुए में हार चुका था। अगर मैं वहां वक्त पर न पहुंचता तो लोग उसे नुकसान पहुंचा देते, वैसे ही जैसे एक वक्त में आपके बाप ने आपके साथ किया। आपने ठीक कहा था, हर औरत को डैड जैसा शौहर नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डैड जैसा शौहर बन सकूं। और आपने ये भी ठीक कहा मॉम, कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं, मगर उसे पहली नजर देखा तो उसमें आपकी नजर नजर आई। मॉम, मैं अनिया को ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कुछ होने दूंगा। आपकी बाजी सानिया के किसी प्लान का कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा ले। उस संजीदगी से सारी सच्चाई माँ को बताकर कब का जा चुका था, मगर जो हकीकत मिसेस शाह पर खुली वो बहुत ही भयानक थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही वक्त में वो इस तरह अपने बाप की वजह से जुए में हार गई थी। तब जाजिम शाह के बाप ने आकर उसे बचाया था। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि सानिया इस हद तक जा सकती थी। वो जानती थी कि जाजिम कभी झूठ नहीं बोलता, अपनी बात पर वो डटा रहता है। उसने कह दिया अनिया को नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, और उसने कह दिया और सानिया से शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। उन्हें अपनी सारी जिंदगी में पहली बार किसी की तकलीफ पर तकलीफ हुई, तो वे एक अनिया थी। बिना देखे मिसेस शाह की तकलीफ महसूस कर सकती थी, क्योंकि सालों पहले वो भी एक अनिया ही थी। वो कमरे में आई तो सारा चेहरा आंसू से तर था। उसका दिल घबरा रहा था, खौफ आ रहा था, तकलीफ हो रही थी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। वो बेड तक गई और सर तक कंबल ताना और फिर रोते रोते ही सो गई। जो वो कमरे में आया तो वो सोई हुई थी, और जाजिम हैरान हुआ कि अभी तो उसने खाना भी नहीं खाया। और उसके करीब आया और कंबल चेहरे से हटाया तो देखा तो बुखार की वजह से सारा चेहरा उसका सुर्ख हुआ था। उसे बेसाख्ता अनिया की पेशानी छूकर देखी तो बुखार में झुलस रही थी। जाजिम शाह का सांस हलक में अटका। जल्दी से अनिया को अपनी बाहों में उठाया वो कमरे से बाहर भागा। उसे सीधा अस्पताल लाया, और उसकी तबीयत चंद ही मिनटों में इतनी बिगड़ जाएगी, इस बात का एहसास उसे नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि उसने किसी बात की बहुत टेंशन ली है। वो 2 दिन तक अस्पताल में रही है, फिर उसे डिस्चार्ज किया गया है। तो जाजिम के साथ वापस आ गई थी, मगर वो बहुत खामोश हो गई थी। जाजिम ने कोई भी बात नहीं की। जाजिम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर उसकी खामोशी को तबीयत खराबी समझकर इग्नोर कर गया था। वो लाउंज में उसके साथ आई। जाजिम ने उसे सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ने में मदद करनी चाहिए। मैं चली जाऊंगी, आनिया ने आहिस्ते से कहते अपना हाथ पीछे खींच लिया, और रैगिंग पर हाथ रखे 2 सीढ़ियां बमुश्किल चढ़ सकी। आंखों के सामने बार बार कमजोरी की वजह से अंधेरा छा रहा था। अनिया तो बस एक कवर है, उसे कुछ हुआ तो मैं 100 अनिया ले आऊंगा। उसके कानों में बस एक बार बार इन अल्फाज की बाजगश सुनाई दे रही थी। उसके पीछे ही दोनों सीढ़ियां फलांग था
तीसरी सीढ़ी तक पहुंचा। अन्य ने सहारा लेने के लिए दूसरा हाथ भी रेकिंग पर रखना चाहा। जब दरमियान में ही जाजिम का हाथ आ गया। उसका हाथ बिल्कुल जाजिम के हाथ के ऊपर आ गया था। एक बार फिर उसने चेहरा मोड़े जाजिम को देखा। जाजिम ने उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त की। इस बार अनिया ने बहस नहीं की। दूसरे हाथ से उसने जाजिम का बाजू पकड़ा और फिर आहिस्तगी से सीढ़ियां चढ़ती उसके सहारे ऊपर कमरे तक पहुंचे। जाजिम सीधा बेड तक आया और जैसे ही वो बेड पर बैठी तो उसने जल्दी से जाजिम का हाथ पकड़ा और बाजू छोड़ दिया। जाजिम ने थोड़ा सा आगे होते उसकी कमर के पीछे तकिया सेट किया तो टेक लगाए आरामदाह हालत में बैठी। वो एक आखिरी निगाह उस पर डालता ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया। वो वहीं बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदती। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होता शॉवर के लेकर वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे अपने तने हुए असाब कुछ ढीले होते हुए महसूस हुए। और रातों से वो सोया नहीं था। इस वक्त सर में शदीद तकलीफ हो रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हेयर ड्रायर ऑन किए अपने बाल सुखा रहा था। हेयर ड्रायर की आवाज से अनिया ने अपनी आंखें खोली। एक नजर उसे देखा। वाइट टी शर्ट उसके बाजू कुछ फोल्ड कर रखे थे। अपने ध्यान में मुसरूफ उसकी तरफ नेम रुख किए बैठा था मगर उसके चेहरे पर साफ थकावट दिख सकती थी। उसे बेसाख्ता तकलीफ हुई कि हद नहीं कि इतने में कमरे का दरवाजा खुला और मिसेस शाह कमरे में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। इधर आओ। जाजिम को अपनी जानिब आने का इशारा किया। जाजिम हेयर ड्रायर वहीं बंद करता हुआ उठा और उनकी जानिब आया। उनके हाथ में ट्रे थमा चुकी थी। चलो उसे सूप पिलाओ, मैं तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब से केयर करूंगी। जाजिम हैरत से अपने हाथ में पकड़े ट्रे को देख रहा था। अपनी माँ का उसे पता था। जानता था कि अनिया का सच जान के उसे बहुत तस्लीम कर लेंगी। उसे भी वीकनेस है, वो खुद नहीं पी सकेगी। देखो उसके हाथ पर किनोला भी लगा है, अभी भी दर्द हो रही होगी। सोजिश भी हुई है, शाबाश पिला दो उसे। उनके लहजे में हुक्म भी था और रिक्वेस्ट भी थी। इससे पहले कि जाजिम कुछ कहता अनिया ने उनकी बात काट दी। मैं खुद पी लूंगी आंटी, वो बेबसी से बोली थी। मिसेस शाह ने उसे देखा। नहीं जाजिम तुम्हें पिला देगा, तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है, इसलिए ज्यादा मूवमेंट मत करना। दोनों को हदायत करती वो कमरे से बाहर निकल गई। अनिया के दिल में तकलीफ मजीद बढ़ती गई। दोनों माँ बेटा कैसे उसके साथ ड्रामे कर रहे थे। वो सर झटकते उसके पास बेड पर बैठा, फिर ट्रे साइड पर रखी। अनिया ने अपने पाँव समेट लिए। मैं पी लूंगी, एक बार फिर हल्की आवाज में वो बड़बड़ाई। जाजिम ने नफी में सर हिलाया। इतना बड़ा मसला नहीं है। वो सारी बहस समेटता सूप का चम्मच भरते उसके होंठों के करीब कर गया। अनिया की आंखों में बहुत तेजी से नमी चमकी। वो एकटक जाजिम की तरफ आंखों में देख रही थी। उन ग्रे आंखों में जिंदगी से पहली बार उसने अपने लिए इतनी फिक्रमंदी देखी थी। काश उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होता। काश उसे बता सकती कि उससे कितनी मोहब्बत करती है। हाँ वो मोहब्बत उससे करती तो थी और ये उसी रात हो गई थी जब वो उसे अपने निकाह में ले चुका था। ये सोचते हुए कि उसने अपना मुंह खोला और जाजिम ने धीरे से चम्मच उसके लबों से लगाया। उसकी आंखों से नमी झलकती गालों पर बहने लगी। जाजिम शाह यकटक उसे देख रहा था। काश उसे बता सकता कि वो बहुत अच्छी है। काश उसे ये भी बता सकता कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। जब वो पहली बार खौफजदा से उससे मदद मांग रही थी तभी जाजिम का दिल उसके लिए बेकाबू हो रहा था मगर वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। जाजिम अच्छा होगा या शायद बुरा, वो तो बस इन दोनों का नसीब था। उन दोनों का साथ शायद यही तक था। वो दोनों एक नहीं हो सकते थे। वो इसे पूछना चाहती थी कि इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मगर चाहकर भी सवाल न कर सकी। वो ये नहीं कर सकती थी। उसे उसका एक बार तो दिल चाहा कि उसके गिरेबान पकड़कर उससे पूछे कि क्या वो किसी की बेटी नहीं थी। क्या उसकी माँ ने उसे बस दुनिया वालों के सामने बोझ बांटने के लिए 25 का किया था। मगर वो चाहकर भी कुछ भी ना कह सकी थी। अगले चंद मिनट बाद उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। सूप पिलाने के बाद जाजिम ने साइड टेबल पर मौजूद ट्रे में बाउल रखा और पानी का गिलास भरते उसके होंठों के करीब किया। वो पानी भी पी गई। जाजिम ने खाली गिलास टेबल पर रखा। इतने में उसका मोबाइल फोन बज उठा। वो मोबाइल उठाता बालकनी से बाहर निकल गया। अनिया ने एक नजर उसकी पुष्प पर डाली और फिर चंद मिनट उसे देखती रही। कुछ देर बाद उसे बेड ग्राउंड से टेक लगाए बेड से उठी तो फिर भी दीवार पर रखे आहिस्ता आहिस्ता चलती वॉशरूम की जानिब दाखिल हुई। अच्छे से चेहरा धोया तो जाकर कहीं जलती आंखों को सुकून मिला। वो जो बालकनी में खड़ा किससे बात कर रहा था। निगाह वॉशरूम से निकलती अनिया पर गई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो जल्दी से फोन रख गया। चंद मिनट बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकली। वो दीवार का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती बेड तक जाना चाह रही थी मगर कमजोरी के बायस जबरदस्त किस्म का चक्कर आया।
आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे थामा। जाजिम जो उसे वॉशरूम से निकलते देख चुका था, जल्दी से अंदर दाखिल होता उस तक पहुंचा। जाजिम ने एक हाथ उसकी कमर के गिर्द रखे, दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़े उससे अपनी जानिब खींचा। वो उसके कुशादा सीने से टकराते टकराते बची। आंखें उठाए जाजिम शाह को देखा, फिर उसने अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए उस शख्स का कंधा थामा और दूसरे हाथ में उसकी शर्ट सीने के मुकाम से मुट्ठी में दबोची। वो घबरा गई थी, इसलिए उसका तनफ्फुस तेज चल रहा था, जो जाजिम शाह साफ महसूस कर सकता था। वो अभी भी चकरा रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जाजिम की गिरफ्त नामहसूस अंदाज में उसके गिर्द मजबूत हुई थी। फिर आहिस्तगी से अन्या को अपने हिसार में लेते उसे खड़ा किया। वो लम्हों में उसकी बाहों के हिसार में उसके सहारे खड़ी अपने हवास बहाल कर रही थी। उसके चकरा कर गिरने से उसके सारे बाल जो ढीले जोड़े में बंधे थे वो सारे खुल गए थे और वो उसके बालों में ही कहीं उलझ गया था। उसके खुले बाल देखते हुए सहरजदा होकर रह गया। अनिया की पकड़ उसकी शर्ट पर मजबूत हुई थी, जैसे उसे अपने सीने के मुकाम से अपनी शर्ट पर गिरफ्त सख्त महसूस हुई तो जैसे होश में आया। इर्द गिर्द बिखरा शहर टूट गया। उसने जाजिम से दूर होकर दोबारा बेड तक जाना चाहा, मगर एक बार फिर आंखों के सामने अंधेरा छाया। वो दोबारा गिरती, उससे पहले उसने उसे अपने हिसार में ले चुका था। एक हाथ से उसे कंधे से थामा, दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने हिसार में लेता बेड तक आया और उसे नरमी से बेड पर बैठाया। ठीक हो तुम? नरमी से पूछा। अनिया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। उसे उसने जाजिम का हाथ छोड़ना चाहा, मगर उसकी पकड़ सख्त थी। ठीक हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ, आपके सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। वैसे भी आप तो मुझे छूट ही देंगे, इसलिए मुझे अपनी आदत मत डालें। आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती है और मैं जज्बाती तौर पर इस रिश्ते से मुंसलिक नहीं होना चाहती। वो बेबसी से धीमे लहजे में बोलती, एक बार फिर अपना हाथ जाजिम के हाथ से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर जाजिम की पकड़ सख्त थी। उसके अल्फाज दिल में तकलीफ उतार के थे। ये क्या कह रही हो? किसने कहा तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने बेहद हैरत और बेयकीनी से अनिया से सवाल पूछा। सब जानती हूँ मैं, आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। आप अपनी कजन को पसंद करते हैं, उसकी उसको बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना कर लाए, वरना मैं कहाँ इस काबिल, कहाँ आपकी इस आलीशान महल में मुलाजमा भी बन सकूं। उस सख्त तकलीफ और गुस्से में आई थी, आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू निकलते गालों पर बहने लगे। जाजिम उसे ही दिख रहा था, खामोशी से। फिलहाल मुस्तकबिल को छोड़ो, कौन जाने कल क्या हो। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो तुम बस रेस्ट करना चाहिए तुम्हें, और कल हम लोग मिलकर शॉपिंग पर जाएंगे। अनिया ने नम आंखों से उस शख्स को देखा। क्यों? किस लिए? उसने खाली खाली निगाहों से जाजिम को देखा। शॉपिंग? और क्यों जाते हैं? तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे, हमारी नई नई शादी हुई है, साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जाजिम ने मजबूत लहजे में कहते उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। अनिया चंद पल उसे देखती रही और फिर बेसाख्ता हंस दी। जाजिम ने पहली बार उसे इतने करीब से हंसते हुए देखा था। वो साकित रह गया। हाँ, वो यकीनन आपको अपनी कजन की जान बचानी होगी ना। दुनिया को ये भी तो बताना होगा ना कि आपने शादी कर ली है, ताकि दुश्मन आए और मेरी जान ले ले। इसके बाद आप किसी दूसरी अनिया को खरीद लाएंगे और अपनी कजन से छुपकर निकाह कर लेंगे, है ना? वो कुछ तल्खी से बोला, जैसे हलक में कुछ कड़वा आ गया हो। जाजिम ने साफ उसके लहजे में बेबसी और तकलीफ महसूस की थी। किसी ने जाजिम शाह के कलेजे पर हाथ मारा। उसके लबों को एक तलक मुस्कुराहट छुआ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी नजर में तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं? सवालिया निगाहें उठाए अनिया को देखा। ऐसा नहीं है क्या? अनिया ने उल्टा सवाल पूछा। लहजे में इत्मीनान शामिल था। जाजिम ने नफी में सर हिलाया और फिर हल्का सा हंस दिया। अनिया की मुस्कुराहट गायब हुई। मेरी इज्जत हो तुम अनिया, मैंने मामा से क्या कहा वो अहम नहीं। मामा ने तुम्हें कबूल कर लिया वो तो देखो। वो सब मेरे मामा को सब समझाने के लिए कहा था, क्योंकि मेरे नाना भी जुआ खेलते थे और मेरी मामा के साथ वही सब हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। और अनिया के आसपास सब कुछ साकित का साकित रह गया। वो फटी पटी निगाहों से अब उस शख्स को देख रही थी। हाँ, ये सच है, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी इज्जत हो, और कोई मेरी बीवी को कत्ल करना चाहता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी बीवी तुम्हें बनाकर लाया हूं, तो तुम्हें बलि का बकरा बनाकर पेश कर सकूं, तो ऐसा कुछ नहीं है अनिया। अगर तुम मेरी कुछ ना भी लगती, तुम्हारा मुझसे कोई भी रिश्ता ना होता, फिर भी तुमसे शादी मुझसे मदद मांगती तो मैं तुम्हारी मदद करता, मगर बाद में क्या होता? तुम्हारे साथ फिर से वही सब होता
اور ہر بار تمہارے بچانے کے لیے کوئی دوسرا جازم شاہ نہیں آ سکتا تھا، اس لیے میں تم سے نکاح کیے تمہیں اپنی عزت بنایا، کیونکہ میرا مقصد تمہاری حفاظت تھا۔ تو اگر میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تم سے نکاح کیا اور تمہیں اپنی عزت بنایا تو پھر تمہیں کیسے مرنے دوں گا؟ جازم کی آنکھوں میں زخمی کانچ کی کرچیاں تھی، جیسے اسے انیا کی ہر بات تکلیف دے گئی تھی۔ انیا بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، وہ کیا سمجھ رہی تھی اور وہ شخص کیا سوچ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بگونے لگے۔ جازم نے نرمی سے اس کی ہاتھ کی گرد گرفت ڈھیلی کی اور اب سائڈ ٹیبل کا دراز کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ایک آئنمنٹ نکالتے اس کا کیپ کھولے جازم نے تھوڑے سے اس کے ہاتھوں پر لگائی اور پھر اس کے ماتھے پر ہلکی ہلکی مساج کرنے لگا۔ اس سے تھوڑی سوزش بھی کم ہوگی اور درد میں بھی افاقہ ہوگا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جازم نے اسے بتایا تو انیا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ چہرہ اٹھائے انیا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ جازم کے ذہن میں ایک سوال اٹھا اور پھر اس نے اپنی زبان تک لے ہی آیا، کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ پہلے تو انیا چونکی اور بے حد حیرانی سے اس نے جازم کی جانب دیکھا جو کہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے وہ منظر گھوما کہ وہ سڑک کے کنارے کھڑی جازم شاہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمی جھلک پڑی، ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ہوئی تھی۔ جازم کا دل چند پل کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں تھا کہ وہ بھی کسی سے محبت کر سکتی تھی، وہ بھی شادی سے پہلے۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، یا شاید تکلیف ہی کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور اس کا ہاتھ ابھی تک جازم کے ہاتھ میں تھا۔ اس سوال پر انیا کی آنکھوں میں کچھ غائل ہوا، کانوں میں کہیں دور اپنی سسکیاں پڑتی سنائی تھی۔ مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اسے مجھ سے محبت تھی یا نہیں میں نہیں جانتی، مگر اس نے میرا دل توڑا ہے۔ زندگی میں وہ پہلا شخص تھا جس پر میں نے بھروسہ کیا اور اس نے میرے اعتماد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلی بار جازم کو اس لڑکی کے لہجے میں اس قدر تکلیف محسوس ہوئی کہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ طریقہ الگ تھا، آج بھی محبت کرتی ہے اس سے۔ نہ جانے جازم شاہ نے کیا سوچتے یہ سوال پوچھا اور وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ انیا نے اپنی آنکھیں اٹھائے جازم کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آج آپ اپنی پہلی محبت کو بھول پائے؟ کیا آپ آج بھی اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے؟ اس کے لہجے میں کوئی حسد نہیں تھا، بس ایک تکلیف تھی، کچھ نہ ملنے کی تکلیف، کچھ ادھورا رہ جانے کی تکلیف۔ وہ ایسا لاجواب ہوا کہ کچھ کہہ نہ سکا، الفاظ ختم ہو گئے۔ کوئی چاہ کر بھی اپنی پہلی محبت کو بھول نہیں سکتا، مگر میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرے دل میں کسی نامحرم کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ وہ پر اعتماد تھی، نہ جانے کیوں لیکن جازم کو اپنے سینے میں عجیب ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ کیسا احساس تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ کیا وہ اس کے لیے خوش ہو رہا تھا؟ کیا وہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ اور محرم کے لیے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ پچھلا۔ اچانک انیا کی آنکھوں میں تکلیف ناقابل حد تک بڑھ گئی تھی۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ صرف اس ایک شخص سے ہی محبت کی ہے، اور وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اب اس کے دل میں کوئی بھی نامحرم نہیں تھا، ہر جگہ صرف محرم ہی بسا تھا، اور وہ تھا جازم شاہ۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اسے چھوڑ دے گا، اس لیے اسے اپنی محبت کا اظہار کر کے اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے لب پیچ لیے۔ آپ کے لیے یہ بات اہمیت کی حامل نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ کو اس سے فرق پڑنا چاہیے۔ اپنی عزت نفس سب سے پہلے رکھتی ہوں، اور بیچ میں ملی محبت توجہ وقت نہیں چاہیے۔ اس بار وہ کافی سختی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی، اور بنا پل کے چپکائے اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ اس کا جواب جان گیا تھا۔ کچھ ہی پل بعد دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھائی گئی۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا سر پکڑے دبا رہی تھی۔ جازم جیسے ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ فکر مندی سے اس نے پوچھا تھا۔ انیا کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے اندھیرا چھانے لگا۔ میرا سر درد بہت کر رہا ہے، تکلیف کی زیادتی سے تڑپتی اسے بتا رہی تھی۔ اچانک ہی سر میں درد کی شدید ٹھیسی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جازم کو حقیقی تشویش ہوئی تھی۔ میں سر دباؤں تمہارا؟ پیار سے پوچھا۔ انیا نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ آپ میرا سر دبائیں گے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ جازم نے اسبات میں سر ہلایا۔ رکو، پہلے تمہارے سارے بال سمیٹ دیتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، وہاں پر انیا کا کلپ پڑا تھا۔ اس نے کلپ پڑا اور اس کے مزید قریب ہوتا اس کے سارے بال اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ وہ سارے بال سمیٹ رہا تھا تو اس کے بہت قریب تھا،
اتنا قریب کہ انیا سانس روکے اسے دیکھتی اس کے دلکش چہرے پہ کھوٹ سی رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ چھو کر محسوس کرے، اور اسے اتنا پاس تھا کہ اس کے دل نے بے اختیار چاہا کہ اس کے سینے سے جا لگے، مگر وہ یہ سارے اختیار نہیں رکھتی تھی۔ جازم کو اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے اتنے خوبصورت لمبے بالوں کو پہلی بار چھوا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو جائے گا۔ جلدی جلدی اس کے بال سمیٹتے ایک جوڑا بناتے اس نے کلپ سے بالوں کو کور کیے۔ یہاں لیٹو، اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہتا وہ بولا تھا۔ انیا بنا کسی بحث کے لیٹ گئی۔ سر میں درد اٹھ رہا تھا، اس لیے فی الحال وہ مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ جازم نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا سر دبانا شروع کیا اور دوسرے ہاتھ میں ابھی تک انیا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ جو آنکھیں بند کی لیٹی تھی، کانوں میں جازم کی آواز پڑی، اور اس کے ہاتھ میں شاید کوئی جادو تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ انیا کو سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں نیچے کر لی کیونکہ اسے واقعی اب نیند آنے لگے گی۔ ایک انیا مرے گی تو 100 اور آ جائیں گی، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ سب سنا تھا میں نے، اب مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بڑبڑائی تھی۔ جازم کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ انیا جیسے ہی سکون میں آئی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ وہ جلد از جلد نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ بہت دیر بعد جازم نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں انیا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہو گئی ہے۔ تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی سانسوں کا مدھم سے ساز وہ بتا رہا تھا کہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ یقیناً جازم کی بات بھی اس نے ٹھیک سے نہیں سنی تھی۔ اس کے سونے کے بعد بھی وہ کتنی ہی دیر اس کا سر اپنے ہاتھ سے نہایت نرمی سے دباتا رہا۔ پھر وہی اس کے پاس ہی تھوڑا سا نیند دراز ہوتے بیڈ ڈاؤن سے ٹیک لگائے اس کا سر دباتے وہ خود کب سو گیا اسے احساس تک نہ ہوا۔ باہر شہر پر رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں شاپنگ مال سے باہر نکل رہے تھے اور اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ جازم اشارے پر لٹتے پیچھے دیکھا اور اس سے پہلے کہ سامنے پارکنگ کی گاڑی کے پیچھے چھپا وہ شخص انیا پر حملہ کرتا، وہ انیا کو کھینچ کر پیچھے کر چکا تھا کہ انیا کا بازو پوری قوت سے گاڑی میں ٹکرایا اور نشان چھوڑ گیا۔ ایک چیخ تھی جو انیا کے لبوں سے نکلی اور واپس پلٹا انیا کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو انیا؟ انیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھو کر محسوس کیا۔ انیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ جاسم کے قریب ہوئی اور اس کی شرٹ کو سینے کے مقام سے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں دبوچا۔ مبارک ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ یہی تو چاہتے تھے نا آپ کہ وہ دشمن میری جان لے لے؟ ویسے ہی ہم غریبوں کی جان کو کون سی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ جازم کے سینے میں شرٹ کی گرفت اس لیے سخت کی تھی، وہ بہت مشکل اتنا بڑبڑاتے ہوشو ہواس سے بیگانہ ہو گئے۔ انیا، وہ چیخ رہا تھا مگر انیا کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ جازم شاہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ جازم کے سینے پر گرفت مزید سخت ہوئی، آنکھوں کے سامنے موجود وہ منظر دھندلا ہوا مگر سینے میں گرفت ابھی بھی سخت ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر منظر ہوا میں دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی، حیرانگی سے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں سائڈ ٹیبل لیمپ روشن تھا جس سے کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اتنی سردی میں بھی اپنا سارا وجود پسینے سے شرابور ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ساکت دماغ کے ساتھ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آس پاس دیکھا تو رات کو کوئی آخری پہر تھا۔ وال کلاک تک نگاہ کی تو رات کے 2 بج گئے تھے مگر اس کے سینے میں گرفت ابھی بھی اس کی سخت تھی۔ اس نے حیرانگی سے اپنے سینے کی جانب دیکھا۔ اس کی شرٹ کسی نازک ہاتھ نے مٹھی میں دبوچ رکھی تھی۔ ہاتھ سے ہوتی نظر دائیں جانب گئی اور اس کا بایاں بازو اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے اس کے بازو سے چپکی اس کی جانب کروٹ تیز ہو رہی تھی مگر وہ نیند میں بھی بے چین تھی۔ بائیں ہاتھ سے جازم کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ رکھی تھی۔ سوتے ہوئے شاید اس کا ہاتھ جازم کے سینے تک آیا اور پھر گھبراہٹ کے مارے اسے جازم کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ جازم بے حد بے چین تھا۔ اس کا مطلب وہ خود کو اور انیا کو پارکنگ میں دیکھتا، وہ سب اس کا خواب تھا۔ کیسا عجیب خواب تھا۔ انیا بالکل ٹھیک تھی، اسے سکون کا سانس لیا کہ وہ محض خواب تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، سانس لے رہی تھی کہ کہیں جا کر جازم کو وہ سکون محسوس ہوا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ جازم جیسے ہوش میں آیا، اس کی نگاہ انیا تک تھی، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔
जाजिम ने सुनने की कोशिश की तो वो क्या कह रही थी। अम्मा प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाती, मुझे कहाँ इस दुनिया में छोड़ गई। सारी जिंदगी बाप के सितम बर्दाश्त किए और अब ये शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता जिस पर मैंने भरोसा किया। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाए। वो शदीद सर्दी की वजह से कांप रही थी। जाजिम ने उसकी पेशानी छूकर देखी तो उसे फिर बुखार हो रहा था। वो जैसे वो शायद जल्दी सा ऊपर उठते अपने हाथ से उसे कंबल खोला, क्योंकि दूसरा हाथ अनिया की गिरफ्त में था। उस पर अच्छे से कंबल ओढ़ते उसे सर्दी से बचाया। वो अब भी उससे चिपकी हुई थी। जाजिम ने एक गहरी सांस ली फिर उसे देखने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर और बहुत मासूम हो। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है अनिया। कभी कभी सुनी सुनाई बात भी सच नहीं होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जब तक ये जाजिम शाह तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी जानिब निगाह उठाकर भी देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसके हवा बाल तपतपाते जाजिम ने जैसे उसे हौसला देने की कोशिश की। कुछ देर तक अनिया नॉर्मल हो गई, फिर दोबारा गहरी नींद में उतर गई। जाजिम ने आंखें बंद किए सोने की कोशिश की, मगर आंखों के सामने ख्वाब बार बार आए। वो उलझ कर रह गया, मगर 2 रातों से वो सोया नहीं था, इसलिए अपने सर दर्द को इग्नोर किए दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। वो चंद मिनट में ही नींद की गहरी वादियों में उतर गया। सुबह उसे अपने किसी जरूरी मीटिंग पे जाना था, इसलिए वो अनिया के सोते ही निकल गया और रात 11 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। चंद मिनट बाद कमरे का दरवाजा खोले वो अंदर दाखिल हुआ तो कल रात की तरह उसी पोजीशन में सो रही थी। वो आज काफी लेट हो गया था, उसके आने तक वो सो चुकी थी। जाजिम शाह के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट टच हुआ। उसे देखकर वो अपने सारे मिसाइल भूल जाता था। वो बेड तक आया, झुकते अनिया के माथे पर लब रखे। चंद पल वैसे ही खड़ा रहा, फिर पीछे हुआ और ड्रेसिंग रूम में चला गया। फ्रेश होकर वो चंद मिनट बाद दोबारा बेड तक आया तो अभी भी गहरी नींद सो रही थी। जाजिम उसके पास हुआ, फिर उसके सर एहतियात से उठाकर अपने सीने पर रखा। इतने में उसका मोबाइल बज उठा। जाजिम ने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया तो सानिया की कॉल आ रही थी। जाजिम की रगों में नफरत और गुस्से का उबाल तेज हुआ, मगर फिर उसने कॉल उठा ली। कैसे हो जाजिम, काफी देर हो गई तुमसे बात नहीं हुई थी। पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है। वो अनिया कैसी है? कैसा कवर बनाया तुमने, मैं देखना चाहती हूँ। उसने सरसरी सा पूछा। जाजिम के लोगों को मुस्कुराहट नहीं छुआ। हाँ मैं ठीक हूँ सानिया, तुम कैसी हो? खाला कैसी है? और जा रही हो तुम्हारी वेकेशन दुबई में काफी एंजॉय कर रही हो ना? सानिया जाजिम को इतने नॉर्मल देखते मुस्कुरा पड़ी, मगर जाजिम की अगली बात पर सानिया की मुस्कुराहट सिमट गई। और अन्या भी बिल्कुल ठीक है, कोई उसे एक बार भी देख ले तो सारी जिंदगी उसे देखता ही रह जाए। वो बहुत खूबसूरत है, तुम भी देखना चाहोगी? सानिया उलझी, फिर उसके लोगों से हाँ निकला। ऐसा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहते जाजिम ने कॉल कट कर दी। फिर एक नजर उसकी अनिया तक गई। उसने अनिया का बायां बाजू अपने सीने पर इस तरह रखा जैसे उसकी शर्ट को पकड़े हुए सो गई हो, और अपना एक हाथ अनिया की कमर पर रखा। अब वो मुकम्मल उसके हिसार में उसके इतने करीब सो रही थी कि सानिया के वजूद में चिंगारियां बरकाने के लिए मंजर बेहतरीन था। जाजिम ने अपना दूसरा हाथ ऊपर करके एक सेल्फी ली और इस तरह के वो जाजिम के बहुत करीब नजर आए। फिर सानिया को सेंड कर दी। किसी दूसरी लड़की को जिंदा से ही सलामत जाजिम के इतने करीब देख सानिया के वजूद में शरारे फूट पड़े। उसने पूरी कुवत से अपना मोबाइल दीवार में देन मारा और अब वो पूरी ताकत से चीख रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सालों लगा दिए जाजिम को हर लड़की से अलग करते। नहीं, तुम मेरे जाजिम को मुझसे नहीं छीन सकती। वो पागलों की तरह चीख रही थी। दूसरी जानिब जाजिम मुस्कुराकर आंखें बंद कर गया। तुमने मेरी बहुत सालों की नींदें तबाह की हुई है सालिया। आज की रात तुम्हारी नींद मेरे हाथों तबाह। वो बड़बड़ाते अनिया के बालों में उंगलियां चलाने लगा और उसे अपने इतने करीब महसूस करते जाजिम को अपनी हर तकलीफ कम हवा में जायल होता महसूस हुआ। वो थी और बस वो उसकी थी। चंद ही मिनटों में जाजिम भी नींद की वादियों में उतर गया। शहर पर अगली सुबह का आगाज हो चुका था। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को कोई बोझ महसूस किया। हिलने की कोशिश की तो कमर में शदीद दर्द उठी। होठों से एक चीख निकल गई। उसकी चीख पर वो हड़बड़ा कर नींद से जागा। थोड़ा सा अनिया से दूर होते से देखा, जिसकी आंखें भीग गई थी। क्या हुआ? जाजिम ने घबरा कर पूछा। अनिया ने उसे गुस्से से बुरा फिर बमुश्किल उठकर बैठी। ऐसे चिपक कर कौन सोता है, पता है ना आपको?
کہ میرے جسم میں بخار کی وجہ سے ابھی درد ہے؟ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں نا؟ خفگی سے سوال پوچھتی وہ اپنی آنکھوں کی نمی قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جازم نے نفی میں سر لایا۔ قسم سے میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، آئی ایم سوری۔ اصل میں کل رات ہوا یہ کہ اسے اب ثانیہ کی ہر سازش سے لے کر اس کے فون کال تک کی کہانی بتا رہا تھا، اور انیا ساکت شل رہ گئی۔ اس کا مطلب سب کرنے والی آپ کی کزن ثانیہ ہے؟ جازم نے اس بات میں سر لایا۔ اس نے میری کلاس فیلو کو مار دیا، وہ بہت اچھی دوستی تھی میری، وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، جس کا پتہ ثانیہ کو چل گیا، مگر میں صرف اپنی بحث سمجھتا تھا اسے۔ مرنے سے پہلے بھی اپنی آخری سانسی لیتے اسے ثانیہ کی ساری سچائی مجھے بتا دی کہ وہ کوئی سائیکو لوور بن کر مجھے بلیک میل کرے گی۔ وہ ہر اس لڑکی کو مارتی جائے گی جس سے میں شادی کرنا چاہوں گا، تاکہ میں کسی بھی دوسری لڑکی سے شادی نہ کر سکوں۔ مگر میں نے بھی اسے بہانے سے ویکیشنز کے بہانے دبئی بھیج دیا۔ وہاں کی پولیس کو اپنی دوست کے قتل کے کچھ ثبوت دے دیے، وہ جلد ہی پکڑی جائے گی، پھر کبھی وہ پاکستان نہیں آ سکے گی، کیونکہ میری دوست کا تعلق دبئی سے تھا۔ وہ دبئی کی رہائشی تھی اور وہاں کے قانون پاکستان سے زیادہ سخت ہے، اور کل رات میں نے اسے جان بوجھ کر مزید جلانے کے لیے ہم دونوں کی تصویر سینڈ کی ہے۔ اتنے سالوں سے وہ میری نیند حرام کرتی آئی ہے، کچھ تو میرا بھی فرض ہے نا۔ جازم نے اپنا موبائل اٹھا کر انیا کو تصویر دکھائی۔ پتہ نہیں کب میں سو گیا، یاد ہی نہیں رہا۔ وہ تو بس میں تصویر بنانے کے لیے تمہیں اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ جازم کے پاس وضاحت دینے کے لیے اب بہانہ تھا۔ ثانیہ تو کل رات سے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آپ کے دماغ میں ایسا آئیڈیا کیسے آ گیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی انیا کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ جازم نے مسکرا کر سے دیکھا۔ میرے خیال سے تو اب تک اس نے اپنا موبائل توڑ دیا ہوگا۔ جازم کی بات پر انیا کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے غصے سے جازم کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے پرمیشن لیے بنا ایسے میری فوٹو نہیں لینی چاہیے تھی۔ جازم کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور یہ بات ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے۔ جازم نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ انیا لاجواب ہو کر رہ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ جازم کھل کر مسکرایا تھا۔ اگلے چند منٹ بعد وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے بال سمیٹ رہا تھا۔ انیا خاموشی سے اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ جازم نے اس کے بال سمیٹ کر چھوڑ دیے۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ جازم نے ڈریسنگ کا دراز اور مطلوبہ چیز باہر نکالی اور بیڈ کی جانے پڑا، اور دھیرے سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کا ہاتھ پکڑے اس کی کلائی میں چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی صرف ایک کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی جس میں صرف چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ وہ یہ کیا ہے؟ کچھ حیرت سے اس سے پوچھا۔ میں تمہارے لیے چوڑیاں لایا ہوں، میرا مطلب کل رات لایا تھا، مگر تب تک تم سو گئی تھی۔ پہنا کرو، تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے، آئندہ تمہاری کلائیوں میں خالی مجھے نظر نہ آئے۔ وہ مصروف سا چوڑیاں پہناتے حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ اسے ایک کے بعد ایک جھٹکا دے رہا تھا۔ میرے لیے آج تک کوئی چوڑیاں لایا ہی نہیں، تو میں کیسے پہنتی؟ نہ چاہتے بھی اس کی آواز گیلی ہوئی۔ اس کی بات پر دھیمی سے مسکرایا۔ ہر وہ چیز جو تمہارے لیے کبھی کوئی نہیں لایا، اب میں تمہارے لیے لایا کروں گا۔ دیکھو، تمہارے دونوں کلائیاں خوبصورت لگ رہی ہیں، مگر تم سے کم۔ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ جب اس کی دونوں کلائیوں کو ہلا کر چھن چھن کی آواز سنتا سرشار ہوا، اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس کی تعریف کر رہا تھا، کیا سچ میں؟ وہ واقعی حیران تھی۔ اگر آپ مجھ سے دور ہونے کی خواہش مند ہے تو آپ ایسا کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے، لیکن یہ دکھاوا ہرگز مت کریں کہ جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ جازم نے چہرہ اٹھائے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں یہ سب دکھاوا لگ رہا ہے؟ وہ بھی اسی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ انیا خاموش تھی، کچھ نہیں کہا۔ جازم نے اب اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ تمہیں پتہ ہے انیا، سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں۔ مٹی کے جسم میں کشش تب جاگتی ہے جب ٹکراؤ اپنے من پسند ساتھی کی روح سے ہوتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دنیا کو نہیں پاتے۔ جس پہ رب ہماری روح بانٹتے وہ سارے لوگ دل کے حکمران ہوتے ہیں۔ اب وہ سائڈ ٹیبل دراز کھولے وہاں سے کچھ نکال رہا تھا۔ آج میں تمہارے دل سے اپنی بیوی تسلیم کرتے ہوئے یہ تمہیں تمہاری منہ دکھائی دے رہا ہوں۔ یہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے، مگر تمہارے ہاتھ کی زینت بن کر مزید انمول ہو گئی ہے۔ اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا دل سنبھال کر رکھ دیا۔ انیا بے حد بے یقین تھی کہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی۔
वो अभी भी उसे ही दिख रहा था, बहुत नरमी से। तुम्हें पता है निया, कुछ चीजें और लोगों को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें उन्हें खोना पड़ता है, उनसे दस्तबदार होना पड़ता है, चाहे वो हमारी खुशी की पहली और आखिरी वजह ही क्यों ना हो। ऐसे ही मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, किसी की वक्त पर कदर नहीं की, किसी पर यकीन नहीं किया, मगर अब मुझे मैं मजीद कुछ नहीं खोना चाहता। तुम्हें तो हर किस नहीं, मैं बस अब सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मुझे बहुत अजीज हो। अनिया को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। उसके हाथ पर लप रखता नरमी से उसका हाथ छोड़ चुका था। हाँ, वो सच था, मैंने वो सब कुछ कहा था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ को अपना पॉइंट समझाने के लिए। तुमने उस रोज हमारी आधी अधूरी बातें सुनी, जिस रोज तुम मेरी गाड़ी में आकर टकराई थी और पहली बार मुझसे मदद मांगी। मैं नहीं जानता मेरे दिल को क्या हुआ, मगर बस मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो सब कुछ खो दूंगा। मुझे तुम कितनी अजीज हो मुझे एहसास नहीं, मगर आज मैं साफ लफ्जों में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है अनिया, बहुत ज्यादा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, और अब तो सानिया भी यहाँ नहीं रही। अब वो कहीं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर नहीं। देखो, मेरी मॉम ने अब तुम्हें अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, अब किसी चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? वो बेबसी से पूछ रहा था। अनिया बिना कुछ कहे उसके करीब होते उसके सीने पर सर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे, और जाजिम बिना कुछ कहे उसकी हर बात समझ रहा था। मेरे साथ रहोगी? जब काफी देर तक उसने रो रो कर अपना गम हल्का किया, तो जाजिम ने मोहब्बत से पूछा। अनिया ने भीगी आंखें उठाए इस्बात में सर हिलाया। मगर मेरी एक शर्त है। जाजिम हैरान हुआ। कैसी शर्त? उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिया कोई शर्त रखेगी। अनिया नम आंखों से मुस्कुराई। मेरे साथ रोज सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़नी होगी, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और जाजिम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे मंजूर है। और अनिया को सालों बाद अपने सीने पर ठंडक उतरती महसूस हुई। बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। उसने एक बार फिर अनिया को अपने करीब किए, उसके माथे पर लब रखे और सरकोशी की। अनिया अपनी आंखें बंद कर गई। वो कुछ देर तक यहाँ इस शख्स के हिसार में बैठी सुकून महसूस करना चाहती थी। जरूरी नहीं जो हमने सुना वही सच हो। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बात की तस्दीक जाने बगैर खुद ही फैसले नहीं किए जाते। कभी कभी सच जो नजर आए उसके बरअक्स होता है। इसलिए हर वक्त पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए। क्या पता जिसे हम गलत समझ रहे हो वो गलत ना हो।